नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता, जिसमें हम अलग अलग प्रदेशों से तमाम जानकारी लेंगे और जानेंगे कि किस राज्य में कौन सी न्यूज ट्रेंड कर रही है और सुर्खियों में है। इसी के साथ हमारे साथ अलग अलग राज्यों से अलग अलग संवाददाता जुड़ेंगे और हम उनसे तमाम जानकारियां प्रदेशों से जानेंगे कि किस तरह की खबरें जो है आजकल के ट्रेंड में चल रही है। तो हमारे साथ यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से मनीष यादव जी है, उत्तर प्रदेश से ज्ञानेंद्र जी है और उत्तराखंड से सुनीता यादव, और साथ ही छत्तीसगढ़ से हमारे साथ पलाश जी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और यहाँ जानेंगे हम उत्तराखंड से सुनीता जी, क्या कुछ खास खबरें हैं जो आज ट्रेंड कर रही है। चलिए मनीष यादव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ खबरें हैं जो हिमाचल प्रदेश में ट्रेंड कर रही है। पर जो है सीएम सुखू सिंह की तरफ से जिस तरीके से प्रदेश में सौंदर्यीकरण और जो खुले तार है उनको लेकर एक बड़ी सौगात दी जा रही है। 65 करोड़ जो है हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में जो है वो दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं मनीष जी माफी चाहेंगे, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ये जो 65 करोड़ रुपया जो प्रदेश सरकार की तरफ से 3 जिलों पे लगाया जो खुले तार है लगातार 3 जिलों हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में 65 करोड़ रुपए का जो है ये सौगात दे रही है। जो खुले तार है उनको बंद करने का ये प्रयास कर रही है। लगातार ये कहीं ना कहीं जो खुले तार है उनको बंद हो जाएंगे तो वो इलेक्ट्रिक की जो समस्याएं है लगातार वो शॉर्ट सर्किट होती रहती है और इससे निजात पाने के लिए ये बहुत बड़ी जो है आधारशिला तैयार की जा रही है। एक बहुत बड़ी सौगात मानी जाएगी। जी जी, और साथ ही यहाँ के मौसम का क्या कुछ अपडेट है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और जो ठंड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार इसमें येलो अलर्ट जारी कर दिया है और प्रदेश में जिस तरीके से प्रदेश के सूबे में और तमाम जो ठंड से बचने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरीके की ठंड पड़ रही है उससे बचने के लिए लोगों से अपील भी किया जा रहा है कि ठंड से बचें, अपने घरों में रहें और ठंड से बचाव के लिए तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। सर आइए अब ज्ञानेंद्र जी से जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के क्या कुछ हालचाल है, क्या कुछ नई खबरें हैं जो उत्तर प्रदेश से ट्रेंड कर रही है। जी ज्ञानेंद्र जी। हर जगह बदलता नजर आ रहा है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो और चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। तो आज अगर हम बात करेंगे तो यूपी के शहरों में बता दूं क्या कि पारा जो है वो गिरने के साथ साथ में जो वायु प्रदूषण है उसका स्तर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने बताया है कि कई जगहों पर ऐसा है जो AQR होता है वो बढ़ रहा है, वो 300 के पार पहुंच रहा है। दिव्या, यह स्थिति हम आपको बता दें कि जो मरीज होते हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है या गंभीर रोगों से पीड़ित होते हैं, जो मरीजों के लिए ये जो है AQR ठीक नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार अगर हम कहें तो कई शहरों में प्रदूषण का जो उच्चतम स्तर है वो 300 के पार पहुंच चुका है। इनमें अगर हम बात करें दिव्या तो वो शहर ऐसे हैं जैसे गाजियाबाद हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, नोएडा हो गया, मेरठ हो गया और बाग पर जो पश्चिम यूपी के शहर है उनमें स्थिति बहुत ही खराब है AQR को लेकर, क्योंकि ठंड के साथ में जो है AQR वो लगातार बढ़ रहा है। दिव्या, इसके अलावा और भी ऐसे जो शहर हैं जिनमें कि AQR 200 के पार है, उसमें अगर हम बात करें तो उसमें ऐसे शहर हैं जैसे बुलंदशहर हो गया, कानपुर हो गया, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। पोल्यूशन है, ठंड के साथ साथ गलन के साथ मान दिन में जो है उसका AQR जो है वो 200 के पार में हो रहा है। जो पेशेंट है उनके लिए काफी ये गंभीर समस्या होगी, उनको सावधानी रखनी होगी अपने स्वास्थ्य को लेकर। दिव्या, तो इनमें शहर अगर हम देखें तो लखनऊ हो गया, कानपुर है, हापुड़ है, बुलंदशहर है और मुरादाबाद शामिल है जिसका AQR 200 के पार पहुंच चुका है। तो इन शहरों की हवा की गुणवत्ता भी बहुत ज्यादा खराब होने लगी है।
हाल ही में अगर हम देखें तेजी से जो है पारा जो है वो प्रदूषण के साथ बढ़ तो रहा है, लेकिन ठंड का असर लोगों को हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन अगर प्रदूषण के कारण स्मॉग बढ़ रहा है तो लोगों को सांस लेने में इससे दिक्कत में परेशानी होगी। जैसे बहुत से वाहन चालक, जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि गाड़ी चलाते समय राजधानी में जैसे मुझे लगता है कि आंखों में कुछ जलन सी हो रही है। तो ये एक बड़ा नुकसान है। जो भी शहर में रहता है, बड़े शहरों में रहता है, चाहे वो राजधानी हो, लखनऊ हो, लेकिन हम लखनऊ में चूंकि रहते हैं तो लखनऊ की ज्यादा बात करेंगे। तो लखनऊ में ट्रैफिक को लेकर भी गाड़ियां काफी संख्या में हैं, रास्तों में, सड़कों पर चल रही, जिससे कि गलन तो शाम को बढ़ ही रही है, उसके साथ साथ में आंखों पर भी पोल्यूशन का इफेक्ट पड़ रहा है। AQR भी जो है वो बढ़ रहा है, चाहे कहीं 300 है, कहीं 200 है। तो इस तरीके से जो है ये हम अपील करेंगे लोगों से कि ये अपना ध्यान रखें और कहीं न कहीं वो चाहे हेलमेट लगाए या जो पेशेंट है वो दवाओं के साथ में अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान रखें। अच्छा, हम बात करेंगे दिव्या कि रात में जो है पारा लुढ़कने लगा है, गलन बढ़ने लगी है। जी। जैसे कि अभी जो टेम्परेचर रात में वो 9 पहुँच जाता है। अभी मौसम विभाग ने, या हम बता दें कि जो हवाएँ चलने लगी दिन में, जैसे कल के दिन में हवाएँ चल रही थी, ठंड बढ़ रही है। दिन में धूप की वजह से तो नॉर्मल रहता है, लेकिन वो अगर हम देखें सुबह 6 बजे से रात को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वो जो है -9 है। अब इसको जो विभाग है वो भी अनुमान लगा रहा है ये 3 और लुढ़क सकता है, जैसे कि 7 डिग्री पहुँच सकता है। तो इस वजह से ठंड बढ़ सकती है। जो ऐसे मरीज है वो ध्यान रखें, या और भी जो आम नागरिक है वो गलन को लेकर, ठंड को लेकर सावधानी रखें, जिससे कि कहीं कोई दिक्कत उनके स्वास्थ्य पर ना पड़े। हाँ, दिव्या, मैं बताऊँगा क्योंकि एक्चुअली ठंडक का मौसम है और यहाँ पे जो है उतार-चढ़ाव पारे का चल रहा है। रात में जो है गलन वो जो है बढ़ चुकी है और ठंड जो है, ठंड से लोग जो है वो काँप रहे हैं अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखें। तो रात में हम बात करेंगे कि जो हवाएँ चल रही हैं दिन में उसका फ़र्क कहीं कहीं रात में पड़ रहा है दिव्या। जी। तो अगर देखें सूरज ढलने के साथ ही सर्द हवाएँ जो है वो अब लोगों को चुभने लगी हैं। दिन का अगर हम देखें तो अधिकतम तापमान जो है नीचे आने लगा है और उत्तर प्रदेश में दिन का जो अधिकतम टेम्परेचर है वो अभी तक जो है 24.7 डिग्री, और अगर हम सुबह और रात में देखें तो उसका जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो 9.3 डिग्री दर्ज किया गया है, मौसम विभाग ने बताया है दिव्या। मौसम विभाग के अनुसार अगर हम देखें तो मौसम पूरी तरीके से दिन में तो साफ रहेगा, हालांकि जी। सुबह के समय धुंध और हल्का कोहरा भी देखने को मिल सकता है दिव्या। लेकिन अगर इस ठंडक की बात करें तो यहाँ रात में कम से कम 9 से 7 डिग्री पारा जो है लुढ़कने के आसार मौसम विभाग बता रहा है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में ठंड को लेकर जो है वो पूरी तरीके से जो आम नागरिक है वो सावधान हो जाए। तो अपनी चाहे वो अपने आप को बचाने के लिए वो चाहे पूरी सुविधा कर ले, चाहे वो अच्छा, इसके लिए हम ये भी बात करेंगे कि सरकार क्या काम कर रही है। जी। तो जैसे कि राजधानी में हम लोग देखते थे कि जगह-जगह पे लोग जो है अलाव जलाते हैं रात में। तो ये चीज़ तो ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिल रही है। लेकिन अगर राजधानी में देखें तो इसमें भी सरकार ने जो है सुविधा नहीं मुहैया कराई है। जगह-जगह पे अलाव जलाया जाए या कैंप लगाए गए हैं जहाँ पे उनको रात में रुकने का जो है वो ठिकाना मिल सके। तो इसको लेकर शासन प्रशासन कहीं न कहीं कर रहा है, लेकिन अभी शहरों में देखने को नहीं मिल रहा है दिव्या। तो इसके लिए सरकार जो है वो काम, मुझे लग रहा है अभी ज़्यादा ठंड नहीं, शायद इसी वजह से काम नहीं कर रही, लेकिन आने वाले 2-4 दिनों में देखा जा सकता है दिव्या। अच्छा, जी। एक चीज़ और बता दूँ कि मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के न्यूनतम जो टेम्परेचर की बात कही है, वो ज़्यादा कमी आने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके पहले अगर देखूँ तो जो रात में उसका न्यूनतम टेम्परेचर 30 डिग्री लुढ़क कर 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका था, जिससे रात और सुबह के समय ठंड शीतलहर का एहसास करा सकती है आम नागरिकों को। इसलिए जो है अधिकतम टेम्परेचर कोई विशेष परिवर्तन आने की संभावना नहीं बता रही है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो आपको थोड़ा-सा शहरों के नाम भी बताएँगे जहाँ पे AQR क्या है। जैसे जी। आगरा की हम बात करें तो वहाँ पे लगभग AQR जो है वो अच्छी नहीं है। वो AQR 113 दर्शा रही है। इसी तरीके से अगर हम बात करें बागपत, तो बागपत में भी ठीक नहीं है। बरेली में भी लगभग 150 AQR दिखा रहा है। इस तरीके से बुलंदशहर हो गया 243 है, फिरोजाबाद 164 है, वहाँ पे AQR अच्छी नहीं है। तो इसको लेकर सरकार को कहीं न कहीं पूरी तरीके से सावधानी रखनी चाहिए, और इसमें क्या सावधानी रखनी है ये आम जनता को लगातार शासन प्रशासन को बताने का काम करना चाहिए।
तो इस तरीके से हमने मौसम की जानकारी आपको दी। और अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में जो है पुलिस अधिकारियों को लेकर दिव्या, जैसे कि लगभग 167 पुलिसकर्मी जो है, पुलिस उपाधीक्षक है या सहायक पुलिस आयुक्त हैं, सहायक सेना नायकों को जो स्थानांतरण उत्तर प्रदेश पुलिस में किया गया है। जी। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो क्षेत्र में पुलिस अधिकारी है वो अब एक जिले से दूसरे जिले में भेजने का काम किया जा रहा है। ये शायद चुनाव को लेकर या किसी चीज को लेकर इस तरीके से सरकार ने निर्णय लिया है। तो ये भी एक अच्छा संदेश है, क्योंकि जगह पे जो हमारे अधिकारी रहते हैं, ज्यादा दिन हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका तबादला होना भी जरूरी है दिव्या। तो इसको लेकर उत्तर प्रदेश में पुलिस मुख्यालय से ये तबादले जारी किए गए हैं। जी। लगभग 167 जो संख्या में इन पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है। तो आइए अब दिव्या। छत्तीसगढ़ की अपडेट ले लेते हैं। पलाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, छत्तीसगढ़ में जैसा कि आज सीएम जो है पद ग्रहण करने जा रहे हैं, समारोह आयोजित किया गया है, क्या कुछ अपडेट है आपके वहाँ की? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की अगर खबरों की बात की जाए तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि आज छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का और मुख्यमंत्री का जो है वो गठन हो रहा है। मुख्यमंत्री आज शपथ ग्रहण करेंगे। जी। इस कार्यक्रम में जो है वो थोड़ी तब्दीली की गई है। पहले इस कार्यक्रम का जो समय है वो दोपहर 2 बजे का रखा गया था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज जो है वो 2001 के जो संसद के शहीद हैं उनको लेकर भी कुछ कार्यक्रम है, तो मोदी जी का जो आना है वो उसके समय में तब्दीली हुई है। लगभग 3:45 के आसपास जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, जी। तो वो लगभग 3:45 के आसपास जो है वो रायपुर पहुंचेंगे और उसके बाद 3:55 में रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में जो है वो ये शपथ ग्रहण समारोह जो है वो संपन्न होगा। और साथ ही साथ इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह में पूरे प्रदेश की जनता की नजर इस पर भी बनी हुई है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ और कौन कौन जो है वो मंत्रिमंडल की शपथ लेता है, क्या मंत्रिमंडल का ऐलान किया जाता है, क्या भारतीय जनता पार्टी में ये बैठकों का जो दौर लगातार जारी था तो उसमें अब एक विराम आएगा और कहीं ना कहीं लगातार जो छत्तीसगढ़ के बड़े जो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं वो सब एक टकटकी लगाए हुए बैठे हुए हैं कि किसे जो है वो मंत्री पद मिलेगा और किसके हाथ जो है वो खाली रहेंगे। और पूरे प्रदेश की जनता की भी नजरें जो है वो फिलहाल इस पर टिकी हुई हैं। जी। वहीं मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर बता दूं, अभी जो हाल ही में सुबह ही जो खबरें सामने आई हैं कि जो छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला महादेव सट्टा ऐप का जो संचालक है जी। सौरभ चंद्राकर, और उसका जो राइट हैंड माना जाता था रवि उत्पल, जिसकी तलाश जो है वो काफी लंबे समय से छत्तीसगढ़ पुलिस के समेत जो है वो महाराष्ट्र पुलिस कर रही थी, लेकिन जिसके चलते रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। तो रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के बाद कल देर रात जो है वो मुंबई पुलिस ने दुबई से रवि उत्पल, जो कि सौरभ चंद्राकर का राइट हैंड माना जाता है, उसे फिलहाल दुबई से गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ उसे अब हिंदुस्तान लाने की, भारत लाने की जो है वो तैयारी में दुबई पुलिस लग गई है। और वहीं सूत्रों की अगर बात की जाए तो मुंबई पुलिस जो है वो दुबई में फिलहाल डेरा भी डाले हुए है और सौरभ चंद्राकर की भी तलाश जो है वो काफी तेजी से मुंबई पुलिस जो है वो दुबई में कर रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के लिए ये खबर इतनी बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी इस महादेव सट्टा ऐप, बैटिंग ऐप से जो है वो जुड़ा हुआ था। बाकायदा ईडी ने अपनी नोटिफिकेशन जारी करके जो है वो 508 करोड़ रुपए के लेन देन का जो आरोप है वो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर लगाया था, जिसके बाद से ही भूपेश बघेल की जो है वो मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आई। और हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी इस वो मुद्दा बनाती रही कि बेवजह जो है वो केंद्र सरकार ईडी का डर दिखाकर जो है वो यहाँ छत्तीसगढ़ में चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। और कहीं ना कहीं इसका असर भी बीते हुए विधानसभा चुनावों में जो है वो नजर आया, क्योंकि प्रदेश की जनता ने बिल्कुल भी भ्रष्टाचार को इस बार जो है वो स्वीकार नहीं किया है। और जिस तरीके से ये अब जो कार्रवाई हुई है, रवि उत्पल का गिरफ्तार होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी खबर है। और क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी के कई विधायक और कई बड़े नेता
साथ ही साथ 6 से 7 आईपीएस अधिकारी और 1-2 आईएएस अधिकारी के नाम भी जो है वो इस महादेव सट्टा ऐप से जुड़े हुए हैं। लगातार ईडी उन्हें समन्स भी जारी करके पूछताछ करना ईडी ने शुरू कर दिया है छत्तीसगढ़ में। जी। वहीं मुख्यमंत्री के जो निज सचिव है विनोद वर्मा, उनका नाम भी इस बैटिंग सट्टा बैटिंग ऐप में जो है वो महादेव बैटिंग ऐप में जोड़ा गया है ईडी के द्वारा। और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के जो बेटे हैं, उनका भी नाम इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लगातार जो है वो सामने आता रहा है। और देखने वाली बात ये होगी कि क्या ईडी अब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को गिरफ्तार करती है, या जिन आईपीएस अधिकारियों से लगातार पूछताछ की जा रही है, जिसमें कि मुख्यतः मैं आपको बता दूं कि अभिषेक महेश्वरी जो कि एडिशनल एसपी रायपुर के रह चुके हैं और लंबे समय से माना जाए तो पूरे 5 साल जो कांग्रेस की सरकार रही है, उसके पहले से ही अभिषेक महेश्वरी का जो है वो एक छत्र राज जो है वो चला है। उनके कहने से ही ट्रांसफर किए जाते थे, बड़े बड़े अधिकारियों की पोस्टिंग की जाती थी। और क्राइम ब्रांच जो कि जिसे भंग कर दिया गया था, उसका साइबर सेल के रूप में पूर्णता दुरुपयोग करते हुए अभिषेक महेश्वरी पे ऐसे तमाम तरीके के आरोप जो है वो लगे हैं। और महादेव बैटिंग ऐप में भी अभिषेक महेश्वरी का नाम प्रमुखता से उछल के सामने आ रहा है, जिसके चलते ईडी ने उनसे 2 बार बुलाकर उन्हें ईडी दफ्तर में पूछताछ भी की है। जी। वहीं आपको बता दूं कि अब पत्रकारिता जगत के बड़े चेहरे भी इस महादेव सट्टा ऐप से जो है वो छुपे हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जो सूत्रों से जो खबर सामने आ रही है, तो कई ऐसे बड़े अखबार हैं और राष्ट्रीय स्तर के जो निजी चैनल हैं, उनके जो छत्तीसगढ़ के संपादक से लेकर जो वरिष्ठ रिपोर्टर, वरिष्ठ पत्रकार जो रहे हैं, उनका नाम भी ईडी की जो है वो डायरी में बिल्कुल नोटेड है। क्योंकि ईडी ने यहाँ पर एक महादेव ऐप का जो मीडिया संचालन करता था यूसुफ कोट्टी, उसे ईडी ने जो है वो कुछ महीनों पहले गिरफ्तार किया था। और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उसने जो है वो किन किन संपादकों को, किन किन पत्रकारों को जो है वो कितने कितने पैसे कब कब दिए हैं, सौरभ चंद्राकर के द्वारा कितने पैसे आए, उसका कैसे यहाँ पे बंटवारा हुआ, ये तमाम चीजें उसके 8 से 9 पन्ने का जो उसका बयान है उसमें जो है वो दी गई है। जी चलिए अब हिमाचल से जान लेते हैं। मनीष जी, ऐसी कोई खबर जो बच गई हो जो आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हो? बिल्कुल दिव्या, मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश भंग कर्मचारी चयन आयोग के सचिव जो है वो अरेस्ट किए गए हैं। इनके ऊपर जो पेपर लीक मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के पूर्व सचिव को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया है, साथ ही साथ उन्हें मंगलवार को सेशन कोर्ट में पेश किया गया है, जहां पर उन्हें 3 दिनों की 15 दिसंबर तक जो है इनको कोर्ट में अभी साफ तौर पे रखा है। साफ तौर पे ये है, विजिलेंस ने इन्हें आधार बनाकर जिस तरीके से गिरफ्तार किया है, पूर्व सचिव की गिरफ्तारी का मामला जो है वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। दोनों पोस्ट कोर्ट की जो है अभी लिखित परीक्षा बाकी है, हालांकि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी ज्ञानेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश की कोई ऐसी खबर जो सुर्खियों में हो जो बताना चाहते हो? हाँ दिव्या, बता दूं कि 3 राज्यों में अच्छी जीत तो बीजेपी ने की है। उसके बाद में अब जो लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में 2024 में होने हैं, उसको लेकर जो है वो बीजेपी ने जो है 2 करोड़ एम्बेसडर बनाने को लेकर आज यूपी में कार्यशाला उसकी करने की तैयारी है। तो इस तरीके से 3 राज्यों में अच्छी जीत होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने 2 करोड़ एम्बेसडर को आज उतारेगी कि किस तरीके से हमें चुनाव के पहले जनता के बीच में जाना है। तो आपको हम बताऊं कि नमो ऐप के जरिए जो भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी गतिविधियां काफी तेजी से शुरुआत कर चुकी है। पार्टी ने प्रदेश में नमो ऐप के माध्यम से लगभग 2 करोड़ विकसित भारत एम्बेसडर बनाने का लक्ष्य जो तय किया था, उसी सभी मोर्चों द्वारा उस पर लाभार्थियों के बीच जाकर उनके साथ नमो ऐप पर सेल्फी ऐप अपलोड की जाएगी। तो नमो ऐप को लेकर बुधवार को गोमती नगर यही स्थित स्कूल में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला जो है उसकी तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी में। अब वो उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ा राज्य है, तो इस पर कहीं कोई मौका और नहीं खोना चाहती है, क्योंकि 3 राज्य सफलता के बाद में अब यूपी में अपना परचम फिर लोकसभा में लहराना चाहती है दिव्या। तो इसको लेकर अगर हम देखें तो जो पार्टी के बड़े नेता हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो, भाजपा अध्यक्ष हो प्रदेश के, भूपेंद्र सिंह हैं, चौधरी हैं, प्रदेश महामंत्री संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह हैं, नमो ऐप के राष्ट्रीय संयोजक अगर हम बात करें तो कुलदीप चहल है,
इस अभियान के प्रभारी अगर देखें तो प्रदेश महामंत्री संजय राय संबोधित करेंगे कार्यशाला को। तो कार्यशाला में नमो ऐप के साथ ही भारत विकसित संकल्प यात्रा के लिए जो जिला संयोजक सभी क्षेत्रीय व प्रभारी क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, जी। उन सभी के साथ में महामंत्री बुलाए गए हैं। तो इस कार्यशाला को सफल कैसे बनाना है, इस पर पार्टी के जो उच्च नेता हैं, वो कहीं न कहीं पूरी तरीके से इस पर लगे हुए हैं कि आगे जो, क्योंकि थोड़ा-सा वक़्त है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें तो 3, 4, 5, 6 महीने का समय है। तो इस समय में जितनी मेहनत हो सके भारतीय जनता पार्टी के जो अच्छे काम है वो जनता के बीच में जाएँ, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो राशन बाँटे का काम हो, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो। इस पर जो है लगातार अगर हम देखें तो भाजपा जो आईटी वेब प्रबंधन है, सोशल मीडिया कार्यशाला भी आयोजित की जा रही है। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ में तैयारी करेगी कार्यशाला को लेकर। तो इस तरीके को लेकर अगर हम देखें तो पूरे देश में और जीतने के बाद में वो चाहती कि अब आगे कोई ऐसा मौका नहीं खोना चाहती ताकि उत्तर प्रदेश वो उसके हाथ से फिसल जाए। तो इसको जी। लेकर काफ़ी अच्छी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर ली। अगर हम बात करें दिव्या विपक्ष की, तो जी। यूपी में जो अखिलेश यादव हैं, जिनका परचम था, जो धीमे-धीमे वो चाहते हैं कि भई भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटा के हम उस पर आए और उत्तर प्रदेश पे एज़ ए मुख्यमंत्री के तौर पर क्योंकि अगर हम विपक्ष में देखो तो सपा पार्टी है। सपा में अगर हम देखें तो यूपी इंडिया गठबंधन के बाद में वो अखिलेश यादव चाहते हैं ये कमान जो है हमें मिले, जी। ताकि हम निर्णय किसको कितनी सीटें मिलनी है और किसको टिकट देना है कि नहीं देना है। तो इसके भी संकेत जताए जा रहे हैं। तो इस पर भी विपक्ष अगर हम देखें तो अखिलेश यादव है, अन्य पार्टियाँ हैं, उस पर काम कर रही हैं। लेकिन यही एक बात हम और आपसे कहना चाहेंगे कि जो कांग्रेस के हैं अध्यक्ष है अजय राय हैं, वो कहीं न कहीं जब इन 3 राज्यों को हारने के बाद में अब उनको लगता है कि अखिलेश यादव से भी उनकी पार्टी से मिल के शायद हमारी कुछ बात बने और ताकि लोकसभा चुनाव को अच्छे से जीता जा सके। तो इस पे भी अटकलें लगाई दी जा रही हैं दिव्या। तो इस तरीके से चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे मायावती की पार्टी हो और चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो। तो लोकसभा को लेकर पूरी तरीके से अपनी-अपनी पार्टियाँ जो है वो तैयारियाँ कर रही हैं। जी। लेकिन अब ये है 2024 में थोड़ा ही वक़्त बचा हुआ है आने वाले समय में कि अब देखिए 2024 में किसको सफलता मिलती है और कौन फ़ेल होता है। जी। अब ये मेहनत रंग लाएगी और अपने जो पार्टियों ने काम किए हैं वो कहीं न कहीं जनता के बीच जाकर उनको भुनाना होगा। तो ये तो वक़्त ही बताएगा दिव्या कि किसको कितनी सीटें मिलती हैं और बिल्कुल। कौन फिर संसद में उसको सफलता मिलेगी। जी। दिव्या। जी। चलिए अब छत्तीसगढ़ से जान लेते हैं ऐसी कोई खबर पलाश जी जो आप बताना चाहते हो? जी बिल्कुल दिव्या, देखिए छत्तीसगढ़ में एक तरफ जहां आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो प्रदेश की कांग्रेस कमेटी है, पीसीसी जो है, जी। आज उसने विधायक दल की, कांग्रेस विधायक दल की बैठक का भी आयोजन किया है, जो कि दोपहर 2 बजे जो है वो राजीव भवन में रखी गई है, जिसमें कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत जो अन्य बड़े नेता हैं, जो विधायक 34 विधायक जो जीत के आए हैं, ये तमाम उस बैठक में शामिल होंगे। और क्योंकि इन्हें अपना एक विपक्ष का चेहरा भी जो है वो कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में तय करना है। लगातार इसकी कवायद जो है वो काफी तेज है। आपने देखा होगा कि एआईसीसी की बैठक में भी जो है वो नेता प्रतिपक्ष के चेहरे पर चर्चा होने की बात जो है वो सामने आई थी। और जिस तरीके से आज जो ये बैठक रखी गई, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग इस बैठक के बाद जो है वो नेता प्रतिपक्ष का चेहरा कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है वो साफ हो जाएगा। जी। वहीं आपको मैं बता देना चाहूंगा दिव्या कि एक बड़ी खबर और जो है वो सामने आ रही है कि 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू होनी थी, लेकिन अभी तक प्रदेश के मात्र, या अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 2 से 3% ही ऐसी जगह है जहां पर धान की खरीदी जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन कई, लगभग 98% ऐसी जगह है प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जहां पर किसानों के धान अभी भी मंडी में उसी अवस्था, जी। काफी नुकसान जो है वो उसका उठाना पड़ रहा है। और धान में जो है वो नमी आने की वजह से उसके वजन के नाप तौल में भी जो है वो काफी गड़बड़ियों की बात जो है वो मंडियों में सामने आ रही है, जिसकी वजह से किसानों में जो है वो आक्रोश कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। तो सबकी उम्मीदें जो है वो यही है कि जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ में नई सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हो और किसानों की जो ये समस्या है, जिस किसान के चलते आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो चौथी बार अपनी सरकार बनाई है, तो उन किसानों के हित के बारे में यदि ये नहीं सोचेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक
बड़ा गलत फीडबैक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तो जैसा कि हमने बताया, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए सभी पार्टी जो है जोरों शोरों से जुट चुकी है। वहीं बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल में भी मौसम सुहाना हो रखा है। प्रशासन की ओर से अलाव वगैरह की व्यवस्था भी लोगों के लिए की गई है। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में आज शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं। तो ये थी आज की विशेष चर्चा है हमारे प्रेस वार्ता कार्यक्रम की। तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।